हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने साइंस का अपर प्राइमरी का सिलेबस सीटेट के लिए डिस्कस किया था, तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं साइंस की। और साइंस में NCERT का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर क्लास 6 का। और NCERT से की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, किस चैप्टर से कौन कौन सी लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये बातें हम चैप्टर में ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भोजन यह कहाँ से आता है। पढ़ते हैं चैप्टर को, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि चैप्टर की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट होती है और जो लाइन अपने आप में क्वेश्चन बना सकती है उस लाइन को मैं अंडरलाइन करते चलूँगी। आगे की क्लासेस में मैं कोशिश यही करूँगी कि आपके नोट्स जो हैं वो शॉर्ट में भी आपको प्रोवाइड कराए जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लासेस के नोट्स भी मिलते रहें। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने आज और कल एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि विद्यालय में आपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। ये जो लिखा हुआ है ये एक्टिविटीज़ है। NCERT में एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है कि चैप्टर में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये एक्टिविटीज़ दी हुई है। यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं है, जो खास बातें हैं मैं उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंट और अंडरलाइन करते चलूँगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है कि आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। ठीक, सब जानते हैं कि जैसे आप अपने घर का खाना देखते हैं तो भोजन में आप अनेक प्रकार की दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपकी थाली में होती हैं। तो ये थाली में जो खाना भोजन बना हुआ है ये किससे बना है, मतलब कौन कौन से इसमें क्या क्या कंपोनेंट इसमें यूज हुए हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया है। तो पके हुए चावल की बात करते हैं। पका हुआ चावल आप गर्मियों के सीजन में और इस समय भी सभी को चावल बहुत पसंद होते होंगे, और जिनको चावल पसंद है तो ये सोचें कि चावल आखिर बनता कैसे है, चावल में क्या क्या मिक्स करेंगे कि जो चावल पक के बनकर तैयार हो जाएगा। तो लिखा है कि पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इससे तैयार करने में हमें दो संघटकों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, ये लाइन कहना ये चाह रही है कि पके हुए चावल को बनाने के लिए हमें दो संघटकों की जरूरत होती है, दो कंपोनेंट की जरूरत होती है। क्या इंग्रेडिएंट कह सकते हैं आपकी, आपको पका हुआ चावल बनाना है तो उसमें क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए और चावल चाहिए। चावल को धुलकर पानी में, गर्म पानी में डाल दीजिए और आपको पका लेना है चावल, आपके पके हुए चावल तैयार हो गए। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपको चावल बनाना है, ठीक, तो चावल में आपको पानी डाला, चावल डाले और आपने पका लिए गैस पर, तो आपके चावल बनके तैयार। लेकिन अगर खीर बनानी है तो खीर में एक से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है। आपको सब्जी बनानी है, किसी भी सब्जी को बनाना है तो सब्जी को बनाने के लिए भी आपको एक से अधिक संघटकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि अभी सीजन चल रहा है कि आपको गोभी की सब्जी बनानी, गोभी आलू की, तो इंग्रेडिएंट क्या होंगे कि आपको गोभी लेना है, पत्ता गोभी लेना है या फूल गोभी लेना है, फिर आपको आलू लेने हैं, फिर तेल लेना है, नमक लेना है, मसाले लेने हैं, मसाले में धनिया लेना है, मिर्च लेना है, हल्दी लेनी है, गरम मसाला लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो इसमें क्या है कि जब आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी में
एक मतलब क्या है कि 2 से अधिक संगठकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये बात, ये लाइन क्या हो गई है, इम्पॉर्टेंट हो गई है। कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन क्या हो गई है, इम्पॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कि खाद्य व्यंजन और की कच्ची सामग्रियां। नीचे जो ये टेबल दी हुई है, ये टेबल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि आपको क्या बनाना है और कौन सी रेसिपी बनाने के लिए क्या कच्ची सामग्री की आवश्यकता है। ठीक, तो जैसे रोटी बनानी है, ठीक है, रोटी, तो रोटी में क्या होगा, रोटी के लिए, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए, आटा चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए। आटे को पानी डाल के गूंथना है और इसके बाद में गोल गोल रोटियां सेकनी है, रोटी बनके तैयार हो गई। नेक्स्ट बात, अगर बात करें कि दाल बनानी है, तो दाल के लिए क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए। अब दाल कोई भी, उड़द की बना सकते हैं, मूंग की बना सकते हैं, अरहर की बना सकते हैं, चने की बना सकते हैं, तुअर दाल, जो भी है। बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए। और क्या चाहिए, उसमें पानी ऐड करना है और क्या, नमक, और फ्राई करने के लिए तेल और मसाले। ठीक, तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि कोई भी व्यंजन को बनाने के लिए, किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने के, भोजन को बनाने के लिए हमें 1 से अधिक या 2 संघटकों की आवश्यकता होती है। डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। चावल बना रहे हैं तो चावल, आपको दाल और केवल चावल और पानी डाल के उबाल लेना है, चावल बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन हैं जिसमें क्या है, 1 से अधिक कंपोनेंट की जरूरत होती है, 1 से अधिक संघटकों की आवश्यकता होती है। तो इतना हमने सीखा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। आगे लिखा है कि हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि अभी तक हमने ये देखा था पिछले के पेज में कि वहां पर क्या था कि दाल बनाने के लिए, ठीक, तो दाल में भी क्या बनाना है, पानी डालना है, ठीक है, मसाले इस्तेमाल करने हैं, दाल। तो अगर आप कोई और व्यंजन बना रहे हैं तो उसमें भी आपने देखा है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, कुछ ऐसे उसमें चीज़ें हैं जो हम 1 से अधिक व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी, अब पानी आप कुछ भी बनाएंगे उसमें पानी की आवश्यकता आपको होगी ही होगी। ठीक, तेल भी एक ऐसा है जिसमें सभी में लगभग इस्तेमाल हो जाता है, चाहे आप सब्जी बनाइए चाहे दाल बनाइए। ठीक, तो मसाले भी, जैसे ये चीज़ें हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब ये बात क्वेश्चन पूछी गई है कि ये जो संघटक हैं ये आते कहाँ से हैं, ये कहाँ से मिलेंगे। ठीक, कच्ची सामग्री कह सकते हैं, रॉ मटेरियल कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। ठीक, अब बात हो गई है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है, ये जो फूड मटेरियल है ये आएगा कहाँ से, उसके सोर्सेस क्या हैं, तो ये आगे के पैरा में दिया हुआ है। देखते हैं, ये देखिए सारणी बनी हुई है, ठीक है, 1.2 में। अब ये 1.2 की सारणी आपकी बनी हुई है, लिखा है सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री, फल, सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना है। ठीक है, अनुमान लगाना हमारे बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। ठीक है, जितना भी कच्चा माल, चाहे दाल खाइए, चाहे चावल खाइए, चाहे रोटी खाइए, या जो भी पकाना है, ये कहाँ से आएगा, तो उसका एक ही सोर्स है। क्या, वो क्या है, ये क्या है, निश्चित तौर से क्या, पौधे से। ठीक है, पौधे में मतलब क्या, गेहूं चावल का क्या स्रोत है। ठीक है, गेहूं और चावल का सोर्स क्या है, तो गेहूं और चावल का सोर्स क्या है, गेहूं और चावल की फसलें जो तैयार होती हैं उन्हीं से हमें गेहूं और चावल प्राप्त होता है। इस समय धान का सीजन चल रहा है, आगे आने वाले समय में गेहूं की बुआई हो गई है। तो गेहूं जब पककर तैयार हो जाता है तो उसके बीजों को भूसे से अलग कर लिया जाता है, फिर उसके बाद पिसा लिया जाता है, उससे हमें आटा प्राप्त होता है, उसके बाद हम उससे रोटियां बना सकते हैं। चावल को भी कुटाई करके चावल को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चावल पकाकर खा सकते हैं। ठीक है, तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्तियां देखी होंगी। ठीक है, खेत ने आप सभी ने देखे होंगे। तो खेतों में क्या होता है कि गेहूं के 1 से अधिक, अब फसल क्या होती है, तो फसल की डेफिनेशन ये है कि जब एक ही पौधे की
किसी एक बड़ी संख्या में उगा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं किसी चीज की। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि गेहूं के खेत में उनके अनेक पौधे उगाए जाते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, गेहूं मिलता है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि गेहूं और चावल क्या है, अनाज है। बाजरा भी है, जौ भी है, ये सब क्या है, अनाज है। ठीक है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अनाजों की बात कर ली जाए, दालों की बात कर ली जाए तो ये कहाँ से प्राप्त होंगे, हमें पौधे से। ठीक है, दाल जैसे अरहर की है तो अरहर के पौधे से, मूंग की है तो मूंग के पौधे से, उड़द की है तो उड़द के दाल, उड़द के बीजों से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ जो अन्य हैं, अन्य का मतलब क्या है, जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, मछली है, ये भी खाद्य पदार्थ हैं। तो ये कहाँ से आएंगे, तो ये हमें कौन देंगे, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज यहाँ दी हुई है, तो एक्टिविटीज पढ़ते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण, सारणी 1.3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारणी 1.3 आपके नीचे बनी हुई है, देख दिए गए हैं। कुछ उदाहरण सूची में जोड़िए और रिक्त स्थानों की क्या करिए, पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ये आपको किससे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये आपको किससे प्राप्त हो रहे हैं, ये आपको किससे प्राप्त हो रहे हैं, पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। और नीचे की जो चीजें बनी है ये किससे प्राप्त हो रही है, तो ये जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। किससे प्राप्त हो रहे हैं, जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, टेबल नीचे बना हुआ है कि आपको बनाना है क्या, इडली बनानी। ठीक है, इडली एक भोजन है, मान लीजिए आपको खाने के लिए इडली पसंद है, तो जिन लोगों को इडली पसंद होगी तो वो सीख लें कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। ठीक, तो कच्ची सामग्री में क्या है, चावल है, उड़द की दाल है, नमक है और जल है। ठीक है, ये सब मिलेंगे किससे, तो उड़द की दाल किससे मिलेगी, पौधे से। जल आप जानते हैं कि कहाँ से मिलता है, तो नलकूपों से। और इसके बाद नमक, नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र से प्राप्त होता है नमक। ठीक है, फिर बात करते हैं चिकन करी बनाना है, तो जो नॉन वेज है उनके लिए अगर चिकन करी खाना है तो क्या चाहिए, चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल घी चाहिए और जल चाहिए। अब चिकन किससे मिलता है, तो जंतु से प्राप्त होता है। मसाला किससे प्राप्त होता है, तो पौधों से प्राप्त होंगे मसाले। ठीक है, तेल और घी किससे प्राप्त होगा, तो तेल और घी जंतुओं से भी प्राप्त होता है, पौधों से भी प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, खीर खानी है। आप खीर बनानी है तो खीर के लिए इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, तो इंग्रेडिएंट के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए और साथ में आपको मेवे भी इंग्रेडिएंट आप यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ठीक, तो दूध किससे आएगा, जंतु से आएगा, भैंस, बकरी और गाय से। इसके बाद चावल की बात करते हो, चावल धान से आएंगे, धान के बीजों से। और चीनी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, पौधा है। ठीक है, ये आपकी टेबल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब ये बात आपको लगेगा कि ये मैम तो बहुत आसान पढ़ा रही है। अक्सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। हमें नहीं पता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन बना ले और किस तरीके से पूछ ले, क्योंकि आपने देखा है कि जब ऑनलाइन पेपर सेंट्रल टीटी का जूनियर लेवल का हुआ था तो उसने आयोग जो सेंट्रल सीबीएसई वालों ने 10th तक का सिलेबस पूछा। सिलेबस में आपका 6 to 8 तक दिया है, लेकिन जब ऑनलाइन पेपर हुआ, पर डे पेपर होना है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड जो किया वो 10th लेवल तक किया। तो हम इस तरीके से तैयारी करें कि हमारी तैयारी बहुत बेटर तरीके से हो जाए। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है, बारीकी से पढ़ना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन 20 मार्क्स में गलत होने के चांसेस ना रहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे दिया है एक्टिविटीज नंबर 3। तो अभी तक हमने 2 एक्टिविटीज को पढ़ा, अब एक्टिविटीज नंबर 3 है। देखें क्या लिखा है, से हमने क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जो क्रियाकलाप हमने 3 पढ़ा था उससे निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। मतलब कि लिखा है कि अनाज हो या फल हो या फिर सब्जी हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना
कि विभिन्न खाद्य संगठन, जितने कंपोनेंट हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, वो चाहे अनाज हो, फिर इसके बाद चाहे दालें हो, चाहे कोई सब्जी हो, और चाहे कोई फल हो, इन सब का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? पौधे। ठीक है, प्रमुख स्रोत क्या है? पौधे। ठीक, अब जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पौधों से हमने देख लिया। अब जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? तो लिखा है कि हमें दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, अंडे प्राप्त होते हैं तथा जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। जानवर उत्पाद का मतलब क्या है? चमड़ा भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन भी हमें प्राप्त होती है, किससे? जंतुओं से। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य जानवर हैं। हमारे यहाँ गाय, भैंस और बकरी का दूध एक मतलब ही लिया जाता है। अगर हम पहाड़ी इलाकों में चले जाए तो भेड़ का भी दूध मिलेगा, ऊंट का भी दूध मिलेगा, ऊँटनी का भी दूध मिलेगा, ये भी दूध देते हैं। तो कुछ सामान्य जंतु दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मतलब कि यही नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही दूध, दही, घी, मक्खन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये संसार के अन्य प्रदेशों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। क्या आप अन्य कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया है कि भेड़ का भी दूध होता है, ऊँटनी का भी दूध होता है। ठीक, ये भी क्या है? दूध देने वाले जंतु हैं। ठीक, फिर बात करते हैं 1.3 पैरा में लिखा है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक है, तो भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं और जंतुओं और भाग और जंतु उत्पाद क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पौधे हमारे भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगर एक सीधी सी बात मैं कहूँ कि अगर प्लांट है तो हम जीवित हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स हैं तो हमारा अस्तित्व है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारा क्या, एनिमल्स का भी अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एनिमल्स जो खाते हैं हम उनको खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ही सभी का भोजन का क्या है? एक प्रमुख स्रोत है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? आपने देखा है कि पौधे के हम जड़ के रूप में भी पौधे का भाग खा लेते हैं, पत्तियों के रूप में भी खाते हैं। ठीक है, कभी कभी बीज के रूप में, कभी कभी फल के रूप में। तो पौधे के अनेक बहुत सारे भाग हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है हम पत्तियों वाला अनेक सब्जी खाते हैं। अब क्या खाते हैं पत्तियों वाला? नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जो कि आपकी टेबल बनी हुई है। ठीक है, कुछ पौधों के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, कभी आपने सीताफल का नाम सुना है? सीताफल मतलब कि कद्दू जिसको बोलते हैं, तो इसको काशी फल बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं। अब इसके बारे में यहाँ लिखा है कि सीताफल के फूलों को चावल की मिट्टी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। ठीक, तो सीताफल का फल भी खाते हैं सब्जी के रूप में, और इसके फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? पकौड़ी बनाने के लिए, पकौड़ी के रूप में भी खाते हैं। ठीक, ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो केला है तो केले का फल भी खाते हैं, और केले के कच्चे फल की सब्जी भी खाते हैं, और केले का फूल भी खाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने तोरई देखी होगी, तो तोरई के फूलों की भी सब्जी खाई जाती है, और तोरई की सब्जी भी खाई जाती है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर हमने देखी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। मतलब कि प्लांट्स के हम पौधे के 1 से अधिक भागों का भी इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसका हम 1 से अधिक भाग इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? उदाहरण के लिए सरसों के बीज हम तेल के रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब कि सरसों के बीजों से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तेल प्राप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं इनकी पत्तियां, तो इनकी पत्तियों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? साग बनाने के लिए।
ठीक, पंजाब का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है, फेमस व्यंजन है कि मक्के की दो रोटी और सरसों दा साग। वहाँ का एक मतलब फेमस व्यंजन रेसिपी कहिए कि वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग आपको जरूर मिलेगा। आप पंजाब जाएं तो ये आपको खाने में जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? मतलब केले के पौधे के विभिन्न भाग, जैसे मैंने अभी बताया कि फल को भी खाते हैं पका के, कच्चे फल की सब्जी खाते हैं और इसके फूलों की भी क्या बनती है, सब्जी बनती है। ठीक, ये बात मैंने कही। अब बात करते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आपने किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसको 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? ठीक है, अब आपको सोचना है ये, क्योंकि ये जो NCERT बुक है ये बच्चों के स्टैंडर्ड के लिए बनाई गई है। तो आप जब टीचर बन जाएंगे, ठीक, आप जब 6 to 8 NCERT पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ये जो NCERT बुक जो बनाई गई है ये बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए क्वेश्चन आंसर के थ्रू, बच्चे मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। कौन से? एक तो बूझो और दूसरी पहेली। ठीक है, तो बूझो और पहेली आप पर उसमें क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर के, बूझो का मतलब क्या है कि बूझो सवाल करता है और पहेली पहेली करती है। ठीक, ये बात यहाँ पर है। ठीक, अब एक्टिविटी क्रियाकलाप नंबर 4 की बात करते हैं। सारणी 1.3 लिखा है कि सभी खाद्य पदार्थों में उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और भोजन के भागों को सारणी के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो ये जो टेबल बनी हुई है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, टेबल जो बनी हुई है, यहाँ पर लिखा है कि बैगन का भरता। ठीक है, अभी सर्दी शुरू हो गई है तो बैगन की सब्जी, और खूब बड़े बड़े बैगन भी आ रहे, छोटे भी आ रहे, गोल भी आ रहे, तरीके के और अलग अलग तरीके के बैगन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो बैगन का भरता बनाना है। अब संगठक क्या हो गए? तो बैगन हो गया, मिर्च मसाले हो गए, कोई एक अन्य। अब इसमें क्या लगेगा? तेल। तो तेल के रूप में आप किसी का भी तेल आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मूंगफली का, सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य पौधे से प्राप्त तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पौधे के किस भाग से प्राप्त हुआ है? तो ये क्या है? फल है और ये बीज है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और चीज आप यहाँ ऐड कर सकते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, और ये आपको बताना है कि किससे ये बना है और क्या चीज इस्तेमाल हुई है। जैसे मैं बात कर लूँ, खीर की बात कर लूँ। ठीक है, किसकी बात कर लूँ? खीर की बात कर लूँ। ठीक है, अब खीर में क्या लगेगा? तो खीर में क्या लगेंगे? चावल लगेंगे। क्या लगेंगे? चावल लगेंगे। और क्या लगेगा? दूध लगेगा। क्या लगेगा? दूध लगेगी। फिर क्या लगेगी? मेवा लगेगी। फिर क्या लगेगी? चीनी लगेगी। ठीक है, ये सारी चीजें लगेगी। अब मैं बात करूं कि चावल, तो ये किससे प्राप्त हो गया? पौधे से। ठीक है, दूध किससे हो गया? तो जंतु से। ठीक, अब इसमें भी मैं बात करूं कि चावल क्या है? तो चावल क्या है? पौधे की बीज है, बीज है। ठीक है, इसके बाद दूध क्या है? तो ये किससे प्राप्त हो गया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, ये टेबल इस तरीके से दी है ताकि बच्चे यहाँ पर अपने समझ के आधार पर चीजों को करें। कुछ चीजें दी हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर सोचकर चीजों को करें ताकि उन्हें ये समझ में आए कि और चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर होगी। अब चलते हैं आगे देखते हैं। ये फिगर बना हुआ आप देख रहे हैं कि आप अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने के योग्य हैं। कभी भी ये पौधे विषैले हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप जब जंगल में घूमने जाएं या कहीं पर भी किसी भी पार्क में घूमने जाएं तो किसी भी ऐसी पत्ती को ऐसे मुख में रख कर ना खाएं कि आप ये समझ में आए कि प्रत्येक पत्ती खाने योग्य है कि हम खा सकते हैं। अभी जैसे आपने पढ़ा कि पत्तियों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों की पत्ती खाई जा सकती है, लेकिन सभी पत्तियां आप खाएं तो ऐसा नहीं है। पता हो सकता है कि कोई पत्ती ऐसी हो जो विषैली हो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक्टिविटीज दी हुई है, तो ये सारा प्रोसेस दिखाया गया है कि अंकुरण का, ये जितना प्रोसेस आपका दिखाया गया है ये किसका है? अंकुरण का है। तो अंकुरण आप सभी जानते हैं कि मूंग की दाल को, मूंग को, साबुत मूंग को, साबुत चने को आप रात भर के लिए पानी में डालकर भिगोकर रख दें तो सुबह आप देखेंगे कि वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, और
उसमें से कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद में उनमें से क्या निकल आते हैं, तो वो अंकुरित हो जाते हैं बीज। ठीक है, अगर नहीं अंकुरित हो रहे हैं तो क्या करें कि उनका पानी निकाल दें और कपड़े में बांधकर टांग दें, तो आप देखेंगे कि उनमें से वाइट वाइट कलर के अंकुरण निकल आते हैं। तो ये अंकुरण की प्रोसेस दिखाई गई है, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि अंकुरित अनाजों को हम किसके लिए, नाश्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए, किसके लिए, तो ये मसाले मिलाकर खाने के एक स्वादिष्ट अल्पाहार है, मतलब कि आपका एक नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा साबुत अनाज खाने से ये जल्दी, क्योंकि अंकुरित आप कोई भी बीज खाइए वो आपके शरीर में जल्दी से ताकत प्रदान करता है, क्योंकि ये जग चुके हैं, इनको कहिए ये अंकुरित हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपके चना है, कौन से वाले, जिनको रात में भिगोने के लिए मैंने लिया था। अब ये क्या है, ये सुबह जो भीग कर तैयार हो गए, ये अंकुरित चने हैं, इनको यहाँ पर क्या कहेंगे, अंकुरित चने हैं। ठीक है, अब इनको मसाला मिलाकर, नमक मिलाकर आराम से नाश्ते में खाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है। ठीक, क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, यह यहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियां, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ से, यहाँ से। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शहद, हनी, ये एक महत्वपूर्ण जंतु प्रोडक्ट है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। और जंतु कौन सी है, मधुमक्खी। तो शहद हम पूरे वर्ष भर खाते हैं। कैसे खा पाते हैं, जो मधुमक्खी है वो फूलों से मकरंद निकालती है, जिसको हम रस कह सकते हैं। ठीक, वो मकरंद जो है वो अपने मुख में लेकर चूस कर ले जाती है और अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। ठीक है, तो वो जो इकट्ठा होती है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, शहद बन जाता है। और मनुष्य जो है उन छत्ते को तोड़कर और उनसे शहद निकाल लेते हैं और मार्केट में भर भर के बेचते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो मधुमक्खी का मकरंद से बनाया हुआ शहद है ये हमें प्राप्त होता है। किससे, तो शहद क्या है, एक जंतु उत्पाद है। क्या है, जंतु उत्पाद है। क्या है, जंतु उत्पाद है, क्या, शहद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे बनाती है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि हमने क्या खाया, ये तो मैंने देख लिया, आप सबने देखा कि हम सब क्या कर सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। अब बात आ गई कि जंतु क्या खाते हैं। ठीक है, ये तो मनुष्यों की बात हो गई कि इडली बना लिया, डोसा बना लिया, खीर बना ली, चपाती बना ली, बहुत सारी चीजें। लेकिन एनिमल्स क्या खाएंगे, जंतु क्या खाएंगे, आइए देखते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, फिर आपने इसकी जानकारी अवश्य होगी। ठीक, आपका पालतू जानवर क्या खाता है, कि आपके घर में मान लीजिए बहुत सारे लोगों के घर में पेट होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, तो जो जानवर पालता है उसे पता होता है कि उनका पालतू जानवर क्या खाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी है कि क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। क्या आपने देखा है कि गिलहरी क्या खाती है, छोटी सी कीड़े क्या खाते हैं, मतलब कि गिलहरी क्या खाती है, छिपकली क्या खाती है, कबूतर क्या खाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी है, कभी आप नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिएगा कि गिलहरी क्या खाती है, कबूतर क्या खाते हैं। ठीक, और आपके घर में जो भी पालतू जानवर है वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गिलहरी बनी हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, तो सारणी बनी हुई है इधर, ये 1.5 में जंतु और उनका भोजन क्या खाएंगे। तो अनेक जंतुओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हैं और कुछ फिल करना है। ठीक है, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखा है भैंस, तो भैंस क्या खाती है, तो भैंस घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, नाश खाती है, पत्ती खाती है। बिल्ली, तो बिल्ली क्या खाएगी, छोटी जंतु खाएगी, पक्षी खाएगी और दूध पिएगी। अब चूहा, तो चूहा क्या खाता है,
तो चूहा क्या खाएगा? तो चूहा क्या खाता है? चूहा सब कुछ खाता है, अनाज भी खा लेगा, ठीक। कपड़े भी कुतर देता है, जब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो कपड़े कुतरेगा, ठीक है। अब शेर क्या खाएगा? तो शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा, मतलब जानवर खाएंगे। बाघ क्या खाएगा? वो भी क्या खाएगा? मांस खाएगा। मकड़ी क्या खाएगी? तो मक्खी खाएगी। क्या खाएंगी? छोटी छोटी क्या खाएंगी? मक्खी, ठीक। छिपकली क्या खाएगी? तो छिपकली भी छोटे छोटे कीड़े ही खाती है, जो दीवार में चलते मच्छर खाएगी। और गाय क्या खाएगी? तो गाय भी क्या खाएगी? घास, जो भैंस खाएगी वही क्या खाएगी? गाय। मनुष्य क्या खाएगा? तो मनुष्य क्या खाएगा? दाल खाएगा, सब्जी खाएगा, मांस खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वहारी है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? तितली खाएगी। तो तितली क्या खाएगी? तो पौधों से जो भी चीजें प्राप्त होती है उनको रस वो खाएगी। कौवा क्या खाएगा? तो कौवा क्या खाएगा? कौवा शाक, क्योंकि कौवा अब घटित चीजें खाता है, सड़ी गड़ी चीजें खाता है, तो रोटी भी खाता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज अन्य में जो चीजें इसके आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, तो फिर से सारणी 1.3 को ध्यान से देखिए, और इसमें जंतुओं के 3 वर्ग विभाजित हुए हैं, ठीक है। ये जो टेबल बनाई गई है, इसके आधार पर जंतुओं को 3 भागों में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब कैसे? तो पहला वर्ग जो है उसमें केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। तो ये सारणी जो 1.6 आप देख रहे हैं, इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो पहली श्रेणी जो है इसमें उन जंतुओं को रखा गया है जो पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? शाकाहारी जंतु कहेंगे। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो क्या है? जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को क्या कहेंगे? मांसाहारी जंतु कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, और ऐसे वर्ग में हम किसको रखेंगे? सर्वाहारी को रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सर्वाहारी। अब यहाँ पर टेबल बनी हुई है, तो टेबल में एक तो इन्होंने दे के रखा है कि गाय, शेर और कौवा। अब 2 और भरने हैं। शाकाहारी में और क्या होती है? तो क्या होती है? बकरी होती है। क्या हो गई है? बकरी हो गई है। मांसाहारी में शेर के अलावा और क्या हो गया? तो यहाँ पर बाघ हो गया है, ठीक है, बाघ हो गया है, बाघ। अब सर्वाहारी में और क्या हो गया? तो कुत्ता हो गया है, कुत्ता भी क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है। तो ये बात हो गई है, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आई आप लोगों को? आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब ये पहेली बनी हुई है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे, ठीक। हम अपने आप को कहाँ रखेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि वी आर ऑल क्या है? हम सब क्या है? सर्वाहारी हैं, ठीक है। तो हम सब क्या है? सर्वाहारी हैं। हम सब क्या है? सर्वाहारी। ठीक, तो मनुष्य क्या हो गया है? सर्वाहारी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, ठीक। हम सब जानते हैं कि कभी कभी आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा तो कुछ लोग खाने के लिए इतनी ज़्यादा बर्बादी करते हैं, और कहीं पर इतनी भुखमरी है कि बेचारों को सादी रोटी भी नसीब नहीं है, ठीक। तो ये क्या है? इसके लिए क्या है? तो भोजन की आवश्यकता है, तो जिनके देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं उग रहा है, नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो उसके कारण पता होने चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, और अगर कारण क्लियर हो गए हैं तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? उसके लिए फिर वहाँ पर कैसे और उगाया जा सके। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पर भूमि भाग कम है, तो छोटे छोटे खेत हैं, तो वहाँ पर क्या है? अलग अलग तरीके से खेती है। अब देखा जमीन है तो आप पानी में ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जो पानी में उग जाए, ठीक।
बिना ऐसी चीज़ों के भी उग जाए जिससे फसल उगाई जा सके और भूमि की भी कम से कम आवश्यकता। तो ये क्या है, मल्टीपल लेयर की तरीके से फसलें की जा सकती हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्या है कि छोटे पौधे बड़े पौधे एक ही खेत में 3 फसलों को उगा लिया जाए, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखी जा रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट और आगे देखते हैं इसका सारांश क्या है। तो सारांश ये लिखा हुआ है कि भारत के भिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जितने ही राज्य हैं उतने ही राज्यों के अलग अलग क्या हैं, भोजन हैं। भोजन में विविधता है। कहीं पर बिहार में लिट्टी चोखा, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र चले जाते हैं तो वहाँ पर मछली और चावल, पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग, और इसके बाद में कहीं पर दाल चावल, कहीं पर कुछ। तो भारत में भोजन के आधार पर तरह तरह की क्या है, विविधताएं हैं। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत क्या है, पौधे और जंतु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कॉलम को मैच करना है। तो इतना चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों ने क्या सीखा ये जानना है, तो कैसे जानेंगे। तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। देखिए ये बना है कॉलम 1 और ये बना है कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 1 में जो चीजें हैं वो कॉलम 2 के सही से मैच करना है, सही चीजों से। तो दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है, तो ये दूध, दही, पनीर, घी क्या है, ये सभी जंतु उत्पाद हैं, ठीक है। पालक, फूल गोभी और गाजर ये क्या है, ये क्या है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शेर एवं बाघ क्या है, शाकाहारी है। तो शाकाहारी क्या है, जो पादप उत्पाद को खाते हैं। शेर एवं बाघ क्या है, तो ये क्या है, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और क्या है, पालक, फूल गोभी और गाजर क्या है, तो ये सब्जियां हैं, ठीक है। इतनी बात आपको ये कॉलम देखिए फ्रेंड्स, जो पीछे एक्सरसाइज दी है और कॉलम, कभी कभी जो साइंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो पीछे के एक्सरसाइज के कॉलम को ही उठाकर मैच करा लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। आप ये मत समझिए कि आसान है इसको छोड़, कभी कभी आसान चीज़ें ही रखी होती हैं एग्जाम में और फिर हम परेशान होते हैं कि काश मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एटलीस्ट आप ये भी तो समझिए कि मैंने क्या सीखा। और आप बच्चों को ऐसे ही तो पढ़ाएंगे कि एक्सरसाइज कराएंगे, और एक्सरसाइज इसीलिए दी होती है ताकि बच्चे ये समझ पाए कि उन्होंने चैप्टर से क्या चीज़ें सीखी और कितना उनको समझ में आया। ये बात यहाँ पर आपको कॉलम से समझ में आ गई होगी। फिर अब बात कर लेते हैं, दिए गए स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं और यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। अब जो शब्द जहां पर फिट आता है उसको हम भर लेंगे। तो भरें, एक बाघ, बाघ एक क्या है, क्योंकि ये केवल मांस है तो बाघ कैसा है, मांसाहारी है, तो ये भर जाएगा यहाँ पर क्या, मांसाहारी। ये क्या भर जाएगा, मांसाहारी भर जाएगा, ठीक है। बात करते, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। फिल हो गया, ठीक। तोता केवल क्या खाता है, तो क्या खाता है, तो तोता केवल क्या खाता है, पादप खाता है, पादप, ठीक है। जो यहाँ पर क्या बनना है, दूध, जो दूध हम पीते हैं वो प्रायः भैंस और बकरी से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये जंतु उत्पाद हैं। और हमें चीनी, अब अंतिम बचा है क्या, गन्ना, तो आप गन्ना फिल कर दीजिए और ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा चैप्टर भोजन यहाँ से आता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, जो लाइन इंपॉर्टेंट लगती थी वो मैंने लाइन इंपॉर्टेंट टिक करा दी है। बस थोड़ी सी कमी ये थी कि मैंने इसका शॉर्ट नोट नहीं बनाया है, हालांकि शॉर्ट नोट यहाँ पर पीछे ही चैप्टर के बाद दिया हुआ है तो उसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहले मिले। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।